हेलो फ्रेंड्स। झारखंड डिस्ट्रिक्ट में ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चतरा के बारे में। लेक्चर नंबर 4 चतरा। इसके पहले हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना को। चतरा का जो स्थापना हुआ है इसको देखते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर का, अगर आप उसमें धनबाद को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग से अलग होकर इस्टेब्लिश हुए हैं। ओके, और हजारीबाग जो है ये 1833 से 34 में इस्टेब्लिश हुआ है कोल विद्रोह के बाद। ठीक है, तो हजारीबाग से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि 6 दिसंबर 1972 1972 इस समय गिरिडीह जिले की स्थापना हुई थी। गिरिडीह के बाद जस्ट एक साल के बाद मतलब 73 में कोडरमा को सब डिवीज़न बना दिया जाता है और कोडरमा ये जिला कब बनता है? ये बनता है 10 अप्रैल 1994 को जिला बनता है। ओके, ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या है कि चतरा जो है हजारीबाग से अलग होकर एक नया जिला बनता है। लेकिन उसके पहले जब ये डिस्ट्रिक्ट बनता है उसके पहले कुछ इंसिडेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। जैसे ये जो है 1914 को सब डिवीज़न बना था। 1914 को अनुमंडल बना था। किसका? हजारीबाग का। ओके, 1914 को ये अनुमंडल बनता है। इसके पहले का भी एक इंसिडेंट है। 1900 1900 नहीं होगा, ये 1780 से लेकर 1883 तक। आप जानते हैं कि कैमक जो है, कैमक के निर्देशन में सबसे पहले ब्रिटिश हजारीबाग के कॉन्टेक्ट में आया था 1769, जंगल तराई के केस में आया था। ओके, और 1780 में कैमक के बाद चैपमैन जो है यहाँ का फर्स्ट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। उसी समय छोटा नागपुर रीजन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होता है वो चतरा बनाया जाता है। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक प्रधान जो है इसको बनाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ छोटा नागपुर। ये 1780 से 1883 हो गया। ओके, इसी तरह का एक और डेटा है। राजा राम मोहन राय, आप सभी जानते हैं मॉडर्न इंडिया के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। राजा राम मोहन राय, मॉडर्न इंडिया के जनक। ये चतरा में मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन में इन्होंने डेप्टी रजिस्ट्रार के रूप में काम किया है 1805 से लेकर 1806। डेप्टी रजिस्ट्रार। ठीक है, इसके बाद फिर समय आता है एक नया जिला एस्टेब्लिश करने का 1991 में। डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें 2-3 फैक्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। इसकी स्थापना ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली ये 29 मई 1991, इसको याद रखिएगा, 29 मई 1991। ओके, अब यहीं पर आप देखिए कि हजारीबाग से
चतरा को अलग करके, ये तो अभी अनुमंडल था, 1914 से अनुमंडल है ये, तो हजारीबाग से इसको अलग करके 1 जून 1991 को एक जिला बनाए जाने की बात कही गई थी। कब? पहले 1 जून तय हुआ था, ठीक है, 1 जून तय हुआ था, लेकिन ये 29 मई को ही जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है कि चतरा एक नया जिला बन गया है। अब इसमें भी क्या बात है, 1 जून को ये नया जिला बनने वाला था, लेकिन नोटिस को 29 मई को ही रिलीज कर दिया कि नया जिला बन गया है। फिर भी ये जो है 30 जून तक एक अनुमंडल की तरह काम कर रहा था। 30 जून तक जो है ये अनुमंडल ही था, डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। 1 जुलाई 1991 को पूरी तरह से ये जो है एक जिला बन जाता है। ओके, आप सोचेंगे कितना सा डेट मैंने क्यों बताया है, दिमाग में रखने के लिए। ऑफिशियल इसका है क्या, 29 मई 1991, इस दिन नोटिस जारी किया गया था जिला बनने का, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है 1 जुलाई 1991 को जिला के रूप में एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, ये हो गया चतरा जिला की स्थापना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को देखते हैं। तो हिस्ट्री जो है मैंने शुरुआत में जो बताया था, जब हजारीबाग को पढ़ाया गया था, ओके, उस समय जो इतिहास बताया गया था वो लगभग सभी छोटा नागपुर के सभी रीजन में वो अप्लाई होता है। ओके, तो वही गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग का जो हिस्ट्री है वही इसमें होगा। एक दो पॉइंट जो चतरा को थोड़ा स्पेसिफाई करता है, जैसे कि आप जानते हैं कि दाऊद खां ये बिहार के गवर्नर हुए थे, इन्होंने चतरा में आक्रमण किया था कुंदा के क्षेत्र में। दाऊद खां, ओके, खासकर जब ये पलामू के अभियान में जा रहे थे तो चतरा होते हुए गए थे। सरबुलंद खां ये भी बिहार के गवर्नर हुए थे। सरबुलंद खां, ओके, फिर फकरुद्दौला, फकरुद्दौला, है ना, इन्होंने भी जो है इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। ये 1731 में आक्रमण करते हैं, बिहार के गवर्नर थे, और इन्होंने जब कुंदा में आक्रमण किया था उस समय एक फोर्ट हुआ करता था, फोर्ट ऑफ चतरा, फोर्ट ऑफ चतरा, यहाँ पर आक्रमण करके पूरी तरह से जो है इसको नष्ट कर दिया गया था। 1731 में आक्रमण हुआ था, फिर भी कुछ अवशेष बच गया था, और लास्ट में 1734 में फिर आक्रमण हुआ और ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, अभी भी थोड़ा बहुत अवशेष मिल जाता है। चतरा में करबला रोड है, मोहल्ला डिभा नाम जगह उसका नाम है जगह का, मोहल्ला डिभा, करबला रोड, वहीं पर कुछ अवशेष मिल जाते हैं फोर्ट ऑफ चतरा का। ये हो गया। इसके बाद 1857 के युद्ध में, 1857 के युद्ध में हजारीबाग के क्षेत्र के अंतर्गत ही ये था। ओके, तो हजारीबाग से जब क्रांतिकारी चतरा की ओर गए थे तो यहाँ पर युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच और क्रांतिकारियों के बीच, उसको बोला जाता है वॉर ऑफ चतरा, चतरा का युद्ध बोला जाता है, चतरा का युद्ध बोला जाता है। ओके, ये जो चतरा का युद्ध है ब्रिटिशर्स और इंडियंस, मतलब जो क्रांतिकारी थे उनके बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोगों की जान गई थी, इसमें ब्रिटिश लोगों की भी मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश में 46 ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कौन सा ऑफिसर, इंग्लिश, ओके, इसमें सिख रेजिमेंट ने भी साथ दिया था। आपको याद है कि 1857 के विद्रोह में सिख लोगों ने जो है सपोर्ट नहीं किया था, क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इसलिए उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट चलने का फैसला लिया था सिख लोगों ने। तो 46 ऑफिसर्स की मृत्यु हुई थी, इसमें 10 जो है सिख भी शामिल थे, और इन सभी को जो है चतरा के एक स्पेस में जो है दफनाया गया है। ये ब्रिटिशर्स हो गए। इसके अलावे
इंडियंस में जो भारतीय क्रांतिकारी थे 77 तो शहीद हुए थे युद्ध के दौरान ही। ओके। और 150 को फांसी दी गई थी, 150 को फांसी दी गई थी। ये सभी कहाँ हो रहा है? चतरा में हो रहा है। 150 को फांसी दी गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी जैसे कि सूबेदार जयमंगल पांडे, नादिर अली खां, इनको आम के पेड़ में फांसी दी गई थी। सूबेदार जयमंगल पांडे, नादिर अली खां, आम के पेड़ में फांसी दी गई थी। जहां पर फांसी दी गई थी उसको बोलते हैं, एक तालाब है, फांसीहारी तालाब बोला जाता है। फांसीहारी तालाब। ओके। फांसीहारी तालाब। ये हिस्ट्री से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया। बाकी वही हिस्ट्री है जो आपको कोडरमा के लिए बताया गया है, जो आपको हजारीबाग के लिए बताया गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसके एरिया को। एरिया। तो दो चीज हम लोग देखेंगे, एक तो टॉप 5 बॉटम 5 में कौन है, दूसरा अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ रखा है उसके एरिया कौन कौन से। ओके। तो टॉप 5 में सबसे पहले नाम आता है किसका, साथ साथ बोलिए, पश्चिम सिंहभूम का आता है। उसके बाद किसका आता है, गुमला का आता है। ओके। गुमला के बाद रांची, फिर गिरिडीह, और पांचवा स्थान रखता है पलामू। ये टॉप 5 में हो गया। बॉटम 5 की बात करें, रामगढ़ सबसे कम एरिया इसी का है 1341। उसके बाद लोहरदग्गा, पाकुड़, जामताड़ा। पाकुड़ और जामताड़ा दोनों का एरिया कितना है, 1811। और पांचवा में धनबाद। ये बॉटम 5 में आते हैं। ओके। इसका आपको याद रखना है, कम से कम टॉप वाले का 7224, और सबसे कम किसका है 1341। गुमला का कितना है 5360, 5097, 4962। पलामू का 4393। ये पूछता है डायरेक्टली। मैं फिर से बता दूं कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में इंडिविजुअल जो है रेंडमली किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पॉपुलेशन, एरिया, ये सब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जेएसएससी सीजीएल के अलावा जितने भी एग्जाम्स होंगे जेएसएससी का, उसमें ये चांसेस रहते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी रैंडम डेटा पूछा जा सकता है। और अगर यही चीज़ देखें सीजीएल में, तो जो इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि पश्चिम सिंहभूम का हो सकता है। जेपीएससी में आया था ना कि किसका किसका सबसे ज़्यादा एरिया है। ये भी क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है। तो जेपीएससी या जेसीसी सीजीएल में जो एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है वो सारे डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो एग्जाम्स हैं तो उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप डेटा याद नहीं रखते हैं तो कम से कम ये याद रखिए कि रैंक क्या क्या है, टॉप 5 में कौन है, बॉटम 5 में कौन है। ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं रामगढ़ है बॉटम में, सबसे कम इसी का है। लोहरदग्गा का 1502 है। और ये दोनों कितना है 1811, 1811। धनबाद का कितना है 2040। ये एरिया हो गया। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का एरिया कितना है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, 16 स्क्वायर किलोमीटर। रैंक कितना है, रैंक है 15th इंडिया में। ओके। ये हो गया। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हजारीबाग जो है, सबसे पहले इसी का पढ़ा गया था ना। हजारीबाग का एरिया कितना है 3555। ओके। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गिरिडीह। गिरिडीह का एरिया कितना है 4962। फिर कोडरमा को देखा हम लोगों ने,
कोडरमा, इसका एरिया कितना है? 2540। और अब चतरा, चतरा का एरिया कितना है? 3718। ओके, ये क्या हो गया? ये एरिया हो गया। ठीक है, इसकी बाउंड्री को देखते हैं। चतरा, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। ये चतरा है। ओके, इसमें जो है थोड़ा सा पार्ट इसका रांची से टच करता है, इतना लगभग। ये क्या है? रांची है। थोड़ा सा पार्ट पार्ट जो है इसका रांची से टच होता है। फिर हजारीबाग है। हजारीबाग, और इधर पश्चिम की ओर पलामू और लातेहार। पलामू और लातेहार। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए झारखंड के? 1 2 3 4। तो झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक ना। अब यही चीज देखें अगर हम लोग बिहार के लिए, तो चतरा पूरी तरह से गया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। गया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बिहार के लिए फिर से याद रखिए कि बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं झारखंड के साथ सीमा साझा करती हैं। लेकिन वही देखें झारखंड का कितना डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार से बाउंड्री शेयर करता है? तो 10 डिस्ट्रिक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। बिहार का कैमूर नहीं है, कैमूर का बाउंड्री झारखंड से टच नहीं होता है। रोहतास से स्टार्ट होगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और यहाँ कटिहार, ये कटिहार छूटा हुआ है। ओके, तो ये हो गया। गया जो डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड के पलामू, चतरा, हजारीबाग और थोड़ा सा कोडरमा, मतलब झारखंड के 4 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया बाउंड्री। अब सेंसस का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो देख लेते हैं। सेंसस 2011। तो पॉपुलेशन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? मतलब हम लोगों ने पढ़ा हजारीबाग को, कोडरमा को, गिरिडीह को, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, तो हजारीबाग जो है 17 लाख ना। हजारीबाग का कितना है? 17 लाख है। ओके, फिर हम लोगों ने देखा गिरिडीह को, ये 24 लाख, क्योंकि टॉप 3 में आता है गिरिडीह ना, इसलिए। कोडरमा 7 लाख। और अब चतरा, चतरा का कितना है? 10 लाख एरिया है। 10 लाख, ये 10,42,000 है। 42,886। ये हो गया चतरा का पॉपुलेशन। और मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था कि इसको याद कैसे रखना है। ये वाला फिगर नहीं, जो टॉप 5 हैं, बॉटम 5 हैं, उसको कैसे याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा, रिकॉल कर लेंगे तो। टॉप 5, सबसे पहले किसका नाम आता है? रांची का। ओके, उसके बाद किसका स्थान आता है पॉपुलेशन में? धनबाद का। फिर गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, और अंत में बोकारो। ओके, बॉटम 5, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा की।
लोहरदगा के बाद खूंटी, फिर सिमडेगा, उसके बाद कोडरमा। 7 लाख है तो कम जनसंख्या है। लातेहार। ओके, अब देखिए, मैंने ये बताया था कि शुरुआत करना है कहाँ से, 29 लाख से, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए दो दो माइनस करते चलना है। जैसे कि यहाँ पर 29 लाख है, कितना माइनस करना, दो दो लाख माइनस करना। लेकिन एक रिबेट कह सकते हैं, है ना, रांची को देना है कि 2 माइनस ना करके हम लोग 3 माइनस करेंगे, बस इसी केस में। तो रांची का 29 लाख है, 2 माइनस करना था, रूल यही था ना, 2 माइनस करना है। 2 माइनस नहीं करके हम लोग कितना माइनस करेंगे, 3। तो कितना हो गया, 26 लाख। अब रूल को फॉलो करेंगे, कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। 26, 24, 22 और 20। ये हो गया टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन। उसी तरह से बॉटम 5 में अगर देखें तो शुरुआत करना 4 लाख से। कितना, 4 लाख। 4, 5, 6, 7, लास्ट को ऐसे ही रहने देते हैं 7। ये बॉटम 5 हो गया। ओके, ये चीज हो गया। शहरी जनसंख्या से क्वेश्चन आता है। अच्छा, चतरा का तो चतरा हो गया ना, चतरा का कितना है, 10 लाख है, इसमें कोई पोजीशन नहीं है। तो टॉप 5 बॉटम 5 को कम से कम ध्यान से आप याद रखें। ओके, अब शहरी जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है, धनबाद है। 58% जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, ओके, रामगढ़, और लास्ट में, मतलब पांचवा में, रांची। ओके, ये हो गया। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, हजारीबाग पढ़ा, गिरिडीह पढ़ लिया है, कोडरमा पढ़ लिया है। ओके, एवरेज देखा जाए झारखंड के लिए तो कितनी जनसंख्या शहरी जनसंख्या है, 24.05। हम लोगों ने हजारीबाग पढ़ लिया, गिरिडीह पढ़ लिया है, कोडरमा, और अभी देख रहे हैं चतरा। हजारीबाग 15.87% हो जाएगा। इतनी जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। गिरिडीह का कम है, 8.51%। कोडरमा का 19.72%। चतरा का 6.04%। ओके, ये अभी तक हम लोगों ने देख रखा है। ये तो टॉप 5 था ना, ये क्या है, ये टॉप है। अगर बॉटम 5 की बात की जाए तो बॉटम 5 में सबसे पहले नाम आएगा गोड्डा का। सबसे कम शहरी जनसंख्या किसका है, गोड्डा का। इसको उल्टा हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले का है, तो गोड्डा। ओके, ये हो गया। फिर स्थान आता है गढ़वा का, फिर स्थान आता है चतरा का, इसके बाद गुमला और दुमका। गुमला और दुमका, ये क्या था, शहरी जनसंख्या था। ओके, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन होगा तो आपको याद रखना, अदरवाइज छोड़ देना है। झारखंड का कितना है, 948, 948 है। सबसे ज्यादा किसका है, पश्चिम सिंहभूम, कितना है, 1005। और लास्ट किसका है, धनबाद का, कितना है, 900। ये मैंने क्या बता दिया, ये लिंगानुपात हो गया ना। लास्ट हो गया धनबाद का, 909। ओके, तो वैसा कोई पोजीशन है नहीं, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस झारखंड के लिए आप याद रखिए। लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में,
झारखंड का कितना है? 66.41%। सबसे ज़्यादा किसका है? रांची का है, सबसे ज़्यादा रांची का है। इसके बाद स्थान आता है पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद का स्थान आता है। धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया और बोकारो हो गया। इस बार का सेंसस होगा तो डेफिनेटली रामगढ़ का कोई ना कोई अच्छा पोजीशन और रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रामगढ़ जो है शहरी जनसंख्या के मामले में भी आगे है, मतलब टॉप 5 में आता है। साक्षरता दर में भी टॉप 5 में ही आता है रामगढ़। ओके, ये क्या हो गया? टॉप 5 के डिस्ट्रिक्ट साक्षरता दर के मामले में। सबसे कम किसका है? सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़, 48% यहाँ की साक्षरता दर है। फिर साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम और लातेहार। एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, जब हम लोग बॉटम 5 की बात करते हैं तो पश्चिम सिंहभूम का स्थान आता है बॉटम 5 में, और जब हम लोग बात करते हैं टॉप 5 में तो पूर्वी सिंहभूम का नाम आता है। मतलब पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में जमीन आसमान का फर्क है। पूर्वी सिंहभूम का जो जमशेदपुर है, इस कारण से इसका जो डेटा है वो सुधार हुआ है, सुधार होता है इसके कारण से। ओके, ये क्या हो गया? लिटरेसी रेट हो गया। ठीक है, तो सेंसस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं विधानसभा को। विधानसभा, झारखंड में कुल विधानसभा कितने हैं? 81। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है? 9। शेड्यूल ट्राइब के लिए 28। और जनरल के लिए कितने बच गए? 44। ये हो गया विधानसभा के लिए। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है? हम लोगों ने ये देखा कि हजारीबाग में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 4 है। गिरिडीह में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6 है। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र 1 है, सिर्फ कोडरमा, जहां से नीरा यादव विधायक हैं। और चतरा, चतरा में विधानसभा क्षेत्र टोटल 2 है, एक चतरा और दूसरा सिमरिया है। ओके, चतरा और सिमरिया। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना है, चतरा सिमरिया, ये दोनों जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। दोनों शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। ओके, लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा, तो झारखंड में कुल लोकसभा कितने हैं? 14, 6 राज्यसभा का सीट है। इस 14 में शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है पलामू का, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है और अनरिजर्व 8 है। ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र देख लिया हम लोगों ने। फिर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, ओके, और चतरा लोकसभा क्षेत्र, चतरा लोकसभा क्षेत्र। तो ये जो चतरा है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कितने? 3 डिस्ट्रिक्ट के। ओके, इसमें चतरा का दोनों विधानसभा क्षेत्र, चतरा और सिमरिया। फिर लातेहार, जब लातेहार पढ़ेंगे तो उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक लातेहार है और एक मनिका है, ये दोनों इसमें शामिल है। फिर पलामू, ओके, पलामू में 5 विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक पांकी इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। ओके, तो कौन कौन सा हो गया इसमें? इसमें हो गया चतरा और सिमरिया। ओके, फिर लातेहार का 2, एक लातेहार
और ये मनिका, ठीक है। पलामू का पांकी, पांकी। तो ये 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है इसमें, चतरा में। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है ये, एरिया के हिसाब से। अब देखते हैं अनुमंडल। अनुमंडल, झारखंड में कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है? 45। अभी तक हम लोगों ने क्या देख रखा है? उत्तरी छोटानागपुर में उत्तरी छोटानागपुर में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 13। और ये 13 कैसे होता है? सबसे ज्यादा है गिरिडीह का, कितना है? 6 है। ओके। फिर हजारीबाग, इसमें कितना है? 2। हजारीबाग और बरही। कोडरमा, एक अनुमंडल है। धनबाद, एक अनुमंडल है। रामगढ़, एक अनुमंडल है। 3 2 5 हो गया ना। और कौन सा बच रहा है? एक चतरा बच रहा है, और दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बच रहा है? चतरा और बोकारो। चतरा और बोकारो। तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया है। 6 नहीं है। गिरिडीह में अनुमंडल टोटल कितने हैं? 4 है। 6 तो विधानसभा है। ठीक, 4 हो गया। चतरा, बोकारो और हजारीबाग, इसको यहाँ से मिटा करके यहाँ लिख दिया गया है, ताकि एक साथ रहे कि दो दो अनुमंडल कहाँ पर है। ओके। तो इन सभी में 2 हो गया, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो ये उत्तरी छोटानागपुर का कौन कौन से जिले में कितने अनुमंडल हैं, ये आपको बता दिया गया। गिरिडीह का जो 4 है, ये गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी और सरिया बगोदर। कोडरमा, धनबाद और ये रामगढ़ हो गया। चतरा में जो 2 अनुमंडल है, चतरा और सिमरिया, ठीक विधानसभा क्षेत्र की तरह। बोकारो के 2 अनुमंडल, चास और बेरमो है। हजारीबाग के 2 अनुमंडल, हजारीबाग और बरही है। ओके। तो यहां पर चतरा और सिमरिया है। ओके। ये क्या हो गया? अनुमंडल हो गया। अब प्रखंड देखते हैं। प्रखंड, बहुत पहले मैंने आपको याद करवाया था कि कितने जिलों में कितने प्रखंड है, इस तरह से। एक बार फिर से उसको मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। शुरुआत होती है 6 प्रखंड से। 6 है, 7, फिर 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं होता है। ओके, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 होगा, 16, फिर 17 नहीं होता है, 18 होता है, 19 नहीं होगा, 20 और 21 होगा, 20 और 21 होगा। ओके, ये देख लिया आपने। 6 7 8 नहीं होगा, जो नहीं होगा वो लिखा जा रहा है। 8 नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 और 15। ओके, 14 और 15 ये नहीं होगा। 16 17 नहीं होता है, 17 नहीं होता है, 18 19 नहीं होगा, 20 21 ये है। अब इसमें 6 प्रखंड वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो ये जामताड़ा हो गया। ओके, पाकुड़ हो गया, कोडरमा, रामगढ़ और खूंटी। 6 प्रखंड वाला हो गया। 7 में सिर्फ एक ही आता है, लोहरदग्गा। उसके बाद 9 प्रखंड वाले में साहेबगंज,
गोड्डा, बोकारो, सरायकेला खरसावां। पहले इसमें लातेहार भी हुआ करता था, लेकिन लातेहार में एक प्रखंड ऐड हो गया सरयू, और उसमें टोटल प्रखंड 10 हो गए हैं। तो अब ये आ गया 10 वाले कैटेगरी में। 10 प्रखंड जो है ये धनबाद में है, दुमका में है, देवघर, सिमडेगा और लातेहार। 11 प्रखंड पूर्वी सिंहभूम में है, 12 प्रखंड चतरा और गुमला में है, चतरा और गुमला में है। 13 जो है ये गिरिडीह में है, 14 15 नहीं होता है, 16 होगा। 16 किस में है? हजारीबाग। 17 नहीं होता है, 18 होता है। 18 पश्चिम सिंहभूम और रांची। 19 नहीं होगा, 20 होता है। 20 गढ़वा और 21 पलामू। ये प्रखंड हो गए टोटल। झारखंड में कुल 264 प्रखंड है। ओके, ये हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको देख लेते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस, सबसे पहले जब भी चतरा की बात आती है तो भद्रकाली मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है चतरा, जिसको इटखोरी मंदिर भी कहा जाता है। भद्रकाली मंदिर। अब इसमें कितने सारे फैक्ट्स बनते हैं इसको देखिए। ये कहां पर है? इटखोरी में है। इटखोरी में एक गांव जिसको बोलते हैं भदौली गांव, भदौली गांव। ओके, ये हो गया। ये जो मंदिर है ये हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फॉर बौद्ध, जैन, हिंदू। अब कैसे है इसको देखते हैं करके हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हिंदू के लिए, ये हिंदू धर्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है भद्रकाली मंदिर, ये जो मंदिर है इसमें भद्रकाली माँ की प्रतिमा है, जो कि काली माँ का ही एक स्वरूप है। ओके, और ये जो प्रतिमा है तो प्रतिमा के चरणों में ब्राह्मी लिपि में एक स्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रतिमा है इसको महेंद्रपाल द्वितीय ने बनाया था 9th सेंचुरी में। ये हो जाएगा महेंद्रपाल के द्वारा बनाया गया। ये जो स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ओके, कब बनाया गया है? 9th सेंचुरी में। ठीक है, ये हिंदू धर्म के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है? तो जो सिद्धार्थ थे जो बाद में चल करके गौतम बुद्ध हुए, तो गौतम बुद्ध ने जो है यहाँ पर तपस्या किया था उन्होंने। गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था। ओके, और ऐसी कहावत है, ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध जब यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, ओके, और कहीं कहीं नाम मेंशन नहीं होता है, कोई आती है और इनको जो है बुलाया जाता है वापस जाने के लिए, लेकिन ये ध्यान मग्न में थे और इनका ध्यान नहीं टूटता है। बहुत कोशिश की जाती है, ये अपने ध्यान में लगे रहते हैं। तब जाके जो इनको बुलाने के लिए आया था वो पाली भाषा में कहते हैं इति खोई। इति खोई का मतलब क्या होता है? इति खोई ये क्या है? पाली भाषा है, पाली भाषा। तो इति खोई कहकर जो है वो वापस चली जाती है। इसका मतलब ये हो गया
कि मैंने इसे यहां खो दिया है, और इसी के नाम से जो है मैंने इसे यहां खो दिया है, इसी के नाम से बाद में ये जो शहर है ये इटखोरी के नाम से जाना जाता है। इटखोरी के नाम से जाना जाता है। ओके, ये बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट हो गया। फिर जैन धर्म के लिए देखते हैं। जैन धर्म से कैसे इंपॉर्टेंट है संदर्भ में, तो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, यहाँ पर पद्म चिन्ह मिला है, और ऐसी मान्यता है कि ये जो पद्म चिन्ह है ये 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के हैं। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पद्म चिन्ह हैं। ओके, ये जो पद्म चिन्ह है ये भी एग्जाम में आ सकता है कि इसको कब खोजा गया है। तो ये 1983 में खोजा गया था, और इसके साथ ये जो पद्म चिन्ह है इसके साथ एक स्क्रिप्ट भी मिला है, जिसमें ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में ही शीतलनाथ का जन्म हुआ है। एक ताम्रपत्र भी मिला था। शीतलनाथ का जन्म यहीं हुआ है। यहीं पर हुआ है। ये हो गया। और ये जो भद्रकाली मंदिर है इसको इटखोरी मंदिर भी कहते हैं, और यहाँ पर हर वर्ष जो है इटखोरी महोत्सव होता है। इटखोरी महोत्सव 3 दिन का महोत्सव होता है। इटखोरी महोत्सव। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद क्या रखना है। ये जो इटखोरी महोत्सव है इसको 2016 में राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। 2016 में राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। ओके, ये हो गया इटखोरी महोत्सव। इसके बाद एक है कौलेश्वरी मंदिर। एक ही हुआ है ना। कौलेश्वरी मंदिर, जिस तरह से भद्रकाली मंदिर हिंदू, बौद्ध, जैन इन 3 धर्मों से संबंधित था, उसी तरह से कौलेश्वरी मंदिर भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। ओके, ये है कहाँ, ये हंटरगंज में है। हंटरगंज प्रखंड। अगर आप चतरा डिस्ट्रिक्ट का पुराना मैप देखेंगे तो आपको हंटरगंज मिल जाएगा। नया मैप देखेंगे तो हंटरगंज नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आपको जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपने देखा था कि शालिग्राम सिंह ये चतरा क्षेत्र से राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करते थे। उसी तरह से राम नारायण सिंह भी हजारीबाग के साथ साथ चतरा के क्षेत्र से राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करते थे। तो ये जो हंटरगंज है ये दोनों यहीं से बिलोंग करते थे, और यही कारण है कि हंटरगंज का नाम अब शालिग्राम सिंह और राम नारायण सिंह के नाम पर रख दिया गया है। नया नाम क्या है इस प्रखंड का? नया नाम है शालिग्राम सिंह। शालिग्राम सिंह नहीं है, शालिग्राम राम नारायणपुर। राम नारायण, ये इसका नया नाम है इस प्रखंड का। ठीक है, तो हंटरगंज प्रखंड में एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़। ओके, ये जो पहाड़ है इसका इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं आकाश लोचन। आकाश लोचन, इसका
हाईएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? आकाश लोचन। यहीं पर कोलवा पहाड़ के शिखर पर ये मंदिर है। ओके। और ये जो मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल के एक राजा थे, राजा विराट, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। महाभारत काल के राजा विराट के द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, ये हो गया। ये जो कौलेश्वरी मंदिर है, ये कोल जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। कोल जनजाति की कुल देवी मानी जाती है, ये आप याद रखिएगा। ये कुल देवी मानी जाती है। और यहाँ पर जो पूजा किया जाता है, दो ओकेजन में, एक बसंत पंचमी के समय, दूसरा राम नवमी के समय। बसंत पंचमी और राम नवमी के समय पूजा किया जाता है। ठीक है। भद्रकाली मंदिर की तरह ये भी जो है तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट फॉर बौद्ध, हिंदू और जैन। एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बौद्ध धर्म के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध ने जो है, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, तो ये सारनाथ की ओर जाने वाले थे। तो सारनाथ जाने से पहले ये यहाँ पर रुकते हैं, इस मंदिर पर। ओके। यहाँ पर कुछ समय बिताते हैं और ये यहीं पर मुंडन करवाते हैं। इसके बाद यहाँ से ये सारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है। तो गौतम बुद्ध से ये जुड़े हुए हैं। ओके। यहीं पर इन्होंने मुंडन करवाया था। जैन धर्म से कैसे है संबंधित? ये चतरा जो है, पूरा का पूरा क्षेत्र समझिए कि शीतलनाथ की ये तपोभूमि रही है। तो 10वें तीर्थंकर कौन? शीतलनाथ। शीतलनाथ इनकी ये तपोभूमि रही है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भद्रकाली मंदिर में जो है 1983 में एक तामपत्र मिला था, जिससे पता चलता है कि शीतलनाथ का जन्म यहीं हुआ है। एक पद्म चिन्ह भी मिला है शीतलनाथ का। ये हो गया। साथ ही साथ, ये तो है ही, साथ ही साथ जो पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थंकर, उनकी भी प्रतिमा प्राप्त हुई है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा और फुटप्रिंट भी, पद्म चिन्ह भी, पद्म चिन्ह और प्रतिमा दोनों प्राप्त हुई। ठीक है, ये हो गया। फिर जैन महापुराण के जो रचयिता हैं जिनसेन, उनका ये जो है साधना स्थल माना जाता है। ठीक है। तो इतना जो है आपको ध्यान रखना है कौलेश्वरी मंदिर के लिए। ओके, ये टेम्पल हो गया। यहाँ पर एक किला भी हुआ करता था, कुंदा का किला। कुंदा का किला, इसको एक्चुअल में चेरवंशी राजाओं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ओके। चेरवंशी राजा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें औरंगजेब के शासनकाल में जब बिहार के गवर्नर दाऊद खान थे, तो पलामू अभियान के दौरान इस जगह पर आक्रमण किया गया था। अटैक्ड बाय दाऊद खान। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि दाऊद खान ने कुंदा के किला पर अपना जो अधिकार जमाया था, वो 3 जून 1660, ईयर याद रखिए। 1660 में जो है इन्होंने कुंदा को किला को अपने कब्जे में ले लिया था और बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
फिर भी ये जो है ये इसके कुछ ना कुछ अंश जो है बचे हुए थे। ओके, बहुत नुकसान पहुंचाया गया था इस किले को। 1886 के बाद इस किले का समझिए कि पूरी तरह से स्ट्रक्चर लगभग खत्म हो गया, कुछ ही बचा हुआ है। ओके, तो इस बीच जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाया गया 1660 से 1886 तक। ओके, एक ये हो गया। अब चतरा जिले से संबंधित जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसको देखते हैं, फिर बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस होंगे जैसे कि वाटरफॉल बाकी कुछ है तो उसको देखेंगे। पहले रिवर देख लेते हैं अब। सबसे पहले अमानत नदी। अमानत नदी, ये जो नदी है ये चतरा से ही निकलती है। इसका ओरिजिन क्या है? चतरा है। ओके, इसका ओरिजिन चतरा है। चतरा में कहा? सिमरिया। सिमरिया से ये निकलती है और लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य होते हुए ये जो है पलामू की ओर जाती है। ठीक है, पलामू, क्योंकि चतरा और पलामू तो टच है ना, करता है एक दूसरे से। इसका मुहाना कहाँ है? पलामू में उत्तरी कोयल। ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, तो प्रवाह क्षेत्र इसमें चतरा और पलामू हो जाएगा। ओके, अब अमानत की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे भोंगा नदी, गरसुती नदी, लेकिन वो सब जो है पलामू से ही निकलती है, पलामू में ही उत्तरी कोयल से मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको यही याद रखना था। इसके बाद दामोदर नदी है। दामोदर नदी, इसमें देखिए थोड़ा सा मैप को, ओके, ये मैप दिख रहा होगा आपको। देखिए, दामोदर नदी का जो ओरिजिन होता है वो लातेहार से होता है। कहाँ से? लातेहार से। ठीक है, अब ये चतरा और रांची ये डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से तो एंटर नहीं करती है, लेकिन दोनों की बाउंड्री बनाते हुए आगे बढ़ती है, तो दोनों को ये टच करती है दामोदर। एक्चुअली दामोदर टच करता है। दामोदर जो है ये रिवर तो फीमेल होती है ना, लेकिन ये मेल है। तो चतरा और रांची के बीचों बीच होते हुए ये आगे बढ़ता है। ओके, उसके बाद हजारीबाग, रामगढ़, फिर बोकारो, धनबाद बोकारो के बीच बाउंड्री बनाते हुए ये आगे बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये चतरा और रांची के बीच बाउंड्री बनाता है। कौन सा नदी? दामोदर नदी। ठीक है, तीसरा में इंपॉर्टेंट रिवर में आता है निरंजना नदी। निरंजना नदी, इस नदी को लीलाजन नदी भी कहते हैं। लीलाजन नदी भी कहते हैं। आपने फल्गु नदी सुना है? ठीक है, ये चतरा से एक नदी निकली, निरंजना। ओके, उसके बाद हजारीबाग से एक नदी है, मुहाने। ये दोनों का संगम जो है बोध गया के पास होता है। बोध गया के पास होता है और ये फिर फल्गु नदी कहलाती है। फल्गु नदी कहलाती है। चूंकि निरंजना नदी जो है मुहाने से ज़्यादा बड़ी नदी है, ज़्यादा गहरी नदी है, इसलिए फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बोध गया है वो ठीक यहाँ पर है।
ओके, ये क्या है, ये बोध गया है। तो बोध गया किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, या फिर फल्गु का नाम आएगा। ओके, चतरा से ओरिजिन होता है निरंजना नदी का, चतरा के सिमरिया से, और ठीक ये अमानत के अपोजिट बहती है। ओके, तो यहाँ पर और क्या क्या पॉइंट है, महाबोधि मंदिर इसी नदी के तट पर है। महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में, अशोक के टाइम बनाया गया था। ओके, ये हो गया। और चतरा के सिमरिया से निकलती है, चतरा के सिमरिया, अमानत नदी भी चतरा के सिमरिया से ही निकलती है, लेकिन ये अपोजिट बहती है अमानत के। ओके, ये हो गया। और इसी रिवर पर एक वाटरफॉल है, बिचकिलिया वाटरफॉल। ठीक है, बिचकिलिया वाटरफॉल, इसको याद रखिएगा। और मुहाने भी चतरा चतरा से होकर ही जाती है, ठीक ना, मुहाने भी जो है ये भी चतरा होते हुए ही जाती है। हजारीबाग और मुहाने इसका, हजारीबाग और चतरा इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है। ओके, हजारीबाग और चतरा जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, फिर एक नदी है बक्सा नदी। बक्सा नदी, ओके, तो बक्सा नदी जो है ये किसकी सहायक है, मुहाने की सहायक है। ओके, ये मुहाने की सहायक है। और कहां पर मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, यह मुहाने की सहायक है और इटखोरी में मिलती है। इटखोरी, भद्रकाली मंदिर में मिलती है। ओके, ये बक्सा नदी हो गया। उसके बाद चतरा के लिए और जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसमें पुनपुन का नाम आ जाएगा। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी जो है ये पलामू से निकलती है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये पलामू है, और चतरा होते हुए ये बिहार की ओर जाती है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके अलावा दो छोटी नदियां हैं, इसका भी नाम आप याद रखेंगे। एक है गेरुआ नदी, गेरुआ नदी, और एक बलबल नदी। ओके, एक बलबल नदी। अब यहां पर चतरा में जो जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं उसको देखते हैं। कौन कौन सा वाटरफॉल है, एक है गोवा वाटरफॉल। गोवा वाटरफॉल जो है एक ये, और दूसरा मालुदा, मालुदा वाटरफॉल, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के पास हैं। और एक गांव है जिसको बोलते हैं जलेद गांव, तो जलेद गांव में ये वाटरफॉल है। ठीक है, इसके बाद एक है तमासीन वाटरफॉल। तमासीन वाटरफॉल, तमासीन वाटरफॉल जो है ये मुहाने नदी पर है, किस पर है ये, मुहाने नदी पर है। कान्हा चट्टी नाम का जगह है वहीं पर है ये, और ये बॉर्डर पर है झारखंड बिहार के बॉर्डर पर है। ओके, फिर डुमेर सुमेर, डुमेर सुमेर वाटरफॉल, डुमेर सुमेर वाटरफॉल, और एक है बरियो वाटरफॉल। एक बरियो वाटरफॉल। ओके, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, बरियो वाटरफॉल और डुमेर सुमेर वाटरफॉल एक दूसरे के पास हैं। ठीक है, फिर खैवा, ये खैवा है, रवैया नहीं, ठीक ना, खैवा, खैवा बनारू वाटरफॉल। खैवा बनारू एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं खैवा, ये क्या है, गांव का नाम है, ये जो है गांव का नाम है।
और बनारू जो है एक तालाब का नाम है जहाँ से पानी निकलने के बाद उस गांव में वाटरफॉल बनाती है, इसलिए इसका नाम है खेवा बनारू। ओके। फिर केरी द वाटरफॉल, केरी द वाटरफॉल। बिचकिलिया वाटरफॉल, बिचकिलिया वाटरफॉल। बिचकिलिया वाटरफॉल जो है ये निरंजना नदी पर है, लीलाजन नदी। निरंजना नदी। ओके, ये हो गया। फिर एक है दुआरी वाटरफॉल, दुआरी वाटरफॉल। अभी जस्ट बताया गया था कि एक बलबल नाम की नदी है, उसी नदी पर ये दुआरी वाटरफॉल है और इसलिए इसको बलबल दुआरी भी कहा जाता है। ओके। ये दुआरी वाटरफॉल के तट पर दुआरी वाटरफॉल के पास ही एक गर्म जल कुंड है, दुआरी गर्म जल कुंड। और इसको देखिए, ये जो है ये बलबन नदी पर है और जगह का नाम है दुआरी, दुआरी जगह पर है ये। तो यहीं पर नज़दीक में ही इसी के पास दुआरी गर्म जल कुंड है, इसको बलबल गर्म जल कुंड भी बोलते हैं, बलबल गर्म जल कुंड भी बोला जाता है। ये क्या हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक सेंचुरी है, लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य। लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, लावालोंग प्रखंड में ही है, इसी के नाम पर पड़ा है, लावालोंग प्रखंड। कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1978 में, 1978 में, 78 में तो तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इस्टेब्लिश हुआ है जो कि धनबाद में है। तो 78 में दो हो गया, एक चतरा का लावालोंग और धनबाद का तोपचांची। ओके। ये जो है ये तीन नदियां जो है इससे होकर गुजरती हैं, मतलब तीन रिवर के कांटेक्ट में है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें, लीलाजन, ओके, फिर अमानत और चाको नदी, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर हैं। ओके। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 211 स्क्वायर किलोमीटर, एक्चुअल में 211.03 है, 211 रफ में याद रखिए। ओके, ये क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। फॉरेस्ट सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें याद रखना चाहिए। 2021 का ही है, ठीक ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि झारखंड में कुल वन क्षेत्र कितना है, 23,721। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 29.76। ओके। सबसे ज्यादा किसका है, अगर यहाँ पर दो चीजें हैं, सबसे ज्यादा आप किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, फिगर में बोल रहे हैं या परसेंटेज में बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर फिगर की बात की जाए, ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र ये आ जाएगा पश्चिम सिंहभूम। कितना है इसका पश्चिम सिंहभूम का, ये है 3,368, 3,368 स्क्वायर किलोमीटर, 3,368। ओके। फिगर की बात की जाए तो जब डेटा की बात करेंगे, डेटा की बात करेंगे तो सर्वाधिक
फॉरेस्ट एरिया किसका है, मतलब उसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है और फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो उस हिसाब से जो परसेंटेज निकलता है, इस मामले में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है लातेहार का। इसका है लातेहार का है। ये डेटा मैंने लिख दिया, यहाँ परसेंटेज लिखना चाहिए मुझे। ओके, ये हो जाएगा लातेहार। कितना है परसेंटेज में लातेहार का, ये 56% है, 56%। ओके, अब इसके बाद लातेहार के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है परसेंटेज के मामले में, वो है चतरा। वो चतरा है। कितना है इसका, 47%, 47%। और फिगर की बात की जाए 1782, 1782 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे स्थान पे आता है पश्चिम सिंहभूम। ओके, पश्चिम सिंहभूम, इसका है 46%। इतना जो है आपको याद रखना है। तो चतरा का फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया और परसेंटेज कितना है, ये ध्यान रखना है। इसके पहले हम लोगों ने हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह ये पढ़ लिया है। तो कोडरमा के लिए मैंने बताया था कि 2019 के रिस्पेक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है। ओके, फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट एरिया मतलब घटा है। तो इसमें किसका किसका नाम आता है, सबसे ज्यादा घटा है कोडरमा का, सॉरी ये लातेहार का, ठीक ना, लातेहार का। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि आपने तो बोला कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लातेहार है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस क्या मैंने लिया है कि 2019 के रिस्पेक्ट में कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो लातेहार में कम हुआ है और फॉरेस्ट हुआ करता था। 3% जो है ये एरिया, फॉरेस्ट एरिया कम हो गया है। ओके, इसके बाद कोडरमा का स्थान आता है। कोडरमा का 0.42 है, मतलब इतना परसेंट डिक्रीज हुआ है कोडरमा का। ओके, फिर लोहरदग्गा का नाम आता है और फिर पाकुड़ का नाम आता है। तो कोडरमा का ही इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। गोड्डा में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, गोड्डा में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ओके, अच्छा, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ है, गोड्डा में ना ही इंक्रीमेंट हुआ है ना ही डिक्रीमेंट, 0% चेंज है। ओके, और सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ है, पलामू में, सबसे ज्यादा पलामू में। और उसके बाद जो स्थान है, अच्छा पलामू नहीं है, गढ़वा है में परसेंटेज इंक्रीज। पहले स्थान पे गढ़वा है और दूसरे स्थान पे आएगा पलामू। गढ़वा में 40% फॉरेस्ट जो है इंक्रीज हुआ है, पलामू में लगभग लगभग 14% है। ओके, तो ये हो गया। और इसमें बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, बस यही है, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। जब हम लोग इसके पहले वाले क्लास में कोडरमा के लिए बताया गया था कि सबसे कम शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या, चाहे आप फिगर में देख लें या परसेंटेज में, तो कोडरमा का स्थान आता है, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम प्रतिशत। ओके, चतरा जो है शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा परसेंटेज में जनसंख्या कहाँ है, चतरा में। फिगर में हो जाएगा पलामू। ओके, तो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट परसेंट कहाँ है, चतरा में है। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम पाकुड़ में। और फिगर में सबसे अधिक कहाँ है, पलामू में। कितना है ये, 32%, 32.65%। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ओके, जो बताया जाए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, चतरा हो गया। अभी तक हम लोगों ने 4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है, 3 बचा हुआ है, ये भी जस्ट इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, बाय।